क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत बड़ा है, 5 लाइन का क्वेश्चन है। तो पर यहाँ 5 लाइन में देख के घबराने का नहीं है, क्योंकि 5 लाइन में काम का 2-3 चीज ही है, बाकी पूरा स्टेटमेंट भरा पड़ा, पूरा कहानी है। क्या कहानी है जरा देखो। As the farmers are becoming more alert of the harmful effect of using the chemical fertilizer and insecticide in agricultural land। अब देखो, जो फार्मर लोग स्टार्टिंग में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ढेर सारा जो फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़ा मारने वाला जो दवा यूज करता था, बाद में उन लोगों को इसका हार्मफुल इफेक्ट पता चला कि इसका क्या क्या नुकसान है। द नंबर ऑफ फार्मर यूजिंग फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड इन द रसूलपुर विलेज डिक्रीज्ड बाई 20%। ये देखो, ये काम का चीज मिला आप लोग को, ये मिला आर। जब फार्मर्स को पता चल गया कि ये बहुत नुकसान है, तो इस गांव का यानी कि रसूलपुर जो विलेज है उसका फार्मर लोग सोचा कि अब हम लोग फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूज हम लोग कम करेंगे। तो कितने परसेंट से भाई? 20% फार्मर जो है डिक्रीज हुआ इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। 3 years ago द नंबर ऑफ सच फार्मर वॉज 3000। 3 साल पहले, जैसे अभी हम 2025 में हैं, तो 3 साल पहले यानी कि 2022 में कितना फार्मर था? 3000 यानी कि ये क्या दिया हुआ है? पी। आर कितना दिया हुआ हम लोगों को? 20%। अब बोला है लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच फार्मर्स इन दैट विलेज नाउ। अभी बताइए कितना फार्मर है अभी, यानी कि 2025 में बताइए। तो यहाँ से तक कितना साल है? 3 साल, यानी कि n का वैल्यू 3। अच्छा, ये डिक्रीज है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ फार्मर्स in that village now is equals to, क्या है फॉर्मूला? p इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। तो p के लिए बैठाएंगे 3000, 1 माइनस आर के लिए 20/100 और n के लिए 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 21 जा 25 जा, क्या बचा? 3000 इंटू 1 माइनस 1/5 है, तो अंदर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4/5 होल पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 3000 और यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25। अब इसको कैंसिल किया जाए, 5 5 जा 125 होगा, 5 25 जा, यहाँ 5 600 जा, यहाँ 5 5 जा 5 120 जा, 5 1 जा 5 24 जा, क्या बचा? 24 इंटू 64। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। द प्राइस ऑफ अ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज 1,80,000। द प्राइस ऑफ दैट मशीन डिक्रीज्ड बाई 10%। ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया हम लोग का R। अब बोला लेट अस कैलकुलेट इट्स प्राइस आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद इसका प्राइस क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, लिखेंगे प्राइस आफ्टर 3 years इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। P के लिए 1 8 4 बार 0, 1 माइनस R के लिए 10/100 और n के लिए 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ये भी देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे काम का कुछ कुछ चीज है, बाकी पूरा कहानी है। जो देखते हैं क्या है इस कहानी में। बोला है फॉर द फैमिलीज हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउस अ पंचायत समिति ऑफ बकुलतला विलेज एक्सेप्टेड अ प्लान टू ऑफर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। बोल रहा है कि कुछ घर में लाइन नहीं था, तो एक समिति सोचा कि सबको हम लोग इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देंगे। 1200 फैमिलीज इन दिस विलेज हैव नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? P दिया हुआ है। फिर बोला क्वेश्चन में इट इज पॉसिबल टू अरेंज इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर फॉर 75%। ये हर साल पॉसिबल है कि 75% लोगों को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, यानी कि ये क्या है? R। फिर बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद में बताइए कितना लोग बचेगा जिन लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, यानी कि क्या दिया हुआ है? n। अच्छा, ये भी हम लोग का डिक्रीज वाला केस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो लास्ट का स्टेटमेंट रहता है ना, यहाँ पे वही लिखेंगे द नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हम लोग को फाइंड करना है, द नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 2 years।
क्या होगा फॉर्मूला, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। P के लिए 1200, 1 माइनस आर के लिए 75 बाई 100 होल पावर कितना 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा 75। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। As a result of continuous publicity about harmful reactions in the use of cold drinks, the number of users of cold drink has decreased by 25%। यानी कि क्या दिया हुआ हम लोगों का, आर दिया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक का जो इतना हार्मफुल रिएक्शंस था उसकी वजह से लोग उसका यूज कम कर दिए। किस रेट से, 25% के रेट से, यानी कि दिया हुआ है आर। इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर, 3 years before the number of users of cold drink in a town was 80,000। देखो 3 साल पहले, जैसे अभी हम 2025 में है, तो 3 साल पहले यानी कि 2022 में कितना यूजर्स था, 80,000 यूजर्स था, 80,000। अब क्वेश्चन ये बोला है द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द प्रेजेंट ईयर। अभी बताइए कितना यूजर्स है, तो यानी कि 2025 में बताइए, तो कितना साल बाद, 3 साल के बाद का केस है हम लोग का, यानी कि 2022 से 2025 मतलब क्या, 3 साल के बाद प्रेजेंट में बताइए कितना यूजर्स होगा। अब चूंकि ये भी देखो हम लोग का डिक्रीज्ड वाला केस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पी क्या है हम लोग का, देखो 80,000, आर क्या है 25%, एन क्या है 3 years। अब ये जो लास्ट वाले जो स्टेटमेंट रहता है ना, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द प्रेजेंट ईयर, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ users of cold drink in present year is equal to दे करके फॉर्मूला P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। तो P के लिए क्या बैठाओगे 80,000, 1 माइनस आर के लिए क्या बैठाओगे 25 बाई 100 और होल पावर 3। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 25 1 जा 4 जा, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो 80,000 इंटू 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4, 3/4 पे क्यूब यानी कि 27/64। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 16 जा, यहाँ पे 4 2 जा, साथ में 4 बार 0, फिर यहाँ पे 4 4 जा, 4 5 जा, 3 बार 0, फिर यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। As a result of the non-smoking campaign, the number of smoker has decreased by 61/4% every year। देखो नॉन स्मोकिंग कैंपेन चलाया गया, जिसके वजह से जो नंबर ऑफ स्मोकर्स है वो 61/4% डिक्रीज हुआ एवरी ईयर इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। इफ द नंबर ऑफ स्मोकर्स एट प्रेजेंट इन अ सिटी इज 33750, प्रेजेंट जैसे 2025 में कितना है 33750 है। अब बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन दैट सिटी 3 years बिफोर। 3 साल पहले कितना स्मोकर्स था, यानी कि 2022 में कितना स्मोकर्स है ये हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग एक्स लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्मोकर्स, लेट द नंबर ऑफ स्मोकर्स फॉर 3 years बिफोर 3 years बी एक्स। रेट कितना दिया हुआ है 61/4%। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेंगे तो हो जाएगा 25/4%। अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, 2022 से लेकर के 2025 का बात चल रहा है, यानी कि 3 साल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 3 years, तो n कितना हो जाएगा 3। तो देखो अभी हम लोग कहाँ है 2022 में है, क्योंकि हम x लेके काम कर रहे हैं 3 years बिफोर, 3 years बिफोर यानी कि x लेके काम करें तो हम कहाँ है 2022 में है। हम यहाँ से आएंगे 2025 में, क्यों, क्योंकि 2025 का नंबर ऑफ स्मोकर्स हम लोग को दिया हुआ है। तो 3 साल के बाद, अभी 2022 में हो ना, तो 3 साल के बाद कितना स्मोकर्स बचेगा। अब चूंकि ये डिक्रीज्ड वाला केस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्मोकर्स आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद यानी कि 2025 तक, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। तो P के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे x, 1 माइनस r के लिए क्या बैठाओगे 25/4, फिर साथ में 100 है और होल पावर कितना होगा 3।
अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 25 वन जा, यहाँ पे 4 जा, तो हो जाएगा x 1 माइनस 1/4 4 जा 16 होल पावर 3। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लिख रहे इसको स्क्रीनशॉट करो, तो हो जाएगा x इंटू, अब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/16 होल पावर 3। ये हो गया प्रेजेंट नंबर ऑफ स्मोकर्स। यहाँ पर देखो प्रेजेंट स्मोकर्स कितना है 33750, तो लिखेंगे देयरफॉर, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल, जो हम लोग पिछला बहुत सारे क्वेश्चंस में किया ऐसे, x 15/16 क्यूब इज इक्वल टू 33750। अब यहाँ देखो 15/16 पर क्यूब है तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 15/16 15/16 15/16 इज इक्वल्स टू में 33750। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, यहाँ पे 15 वन जा, यहाँ पे 15 टू जा, उसके बाद में यहाँ पे 3 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, तो फिर 15 टू जा 5 जा 0, फिर 15 वन जा, यहाँ पे 15 जा 0, 15 वन जा 10 जा, क्या बचा देखो x/16 इंटू 16 और इज इक्वल्स टू में 10 बचा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको फिर 10 से क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 में क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 40960। ये वो हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं हम लोग। पहला हम लोग का एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहा, फिर फिलअप रहेगा, ट्रू फॉल्स ये सब रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल, अनइक्वल, बोथ इक्वल और अनइक्वल, नन ऑफ दिस। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या वो ऑलवेज इक्वल होता है या अलग अलग होता है या दोनों होता है। तो देखो हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहां पर देखो एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और 3 इयर्स का कैलकुलेशन चल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट ईयर के लिए भी 10%, सेकंड के लिए भी 10% और थर्ड ईयर के लिए भी 10% था। लेकिन कुछ हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन किए थे ना, जहाँ पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए 5% था, दूसरे साल के लिए देखो 6% था ना, फॉर सक्सेसिव ईयर्स। उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया था ये वाला अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100। अगर और एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहा तो 1 प्लस R3/100। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज किए थे, जब पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था, दूसरे में R2 था, तीसरे में R3 था। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है उसमें दोनों होता है, या तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा फॉर सक्सेसिव ईयर्स, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन अनचेंज ईच ईयर। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग जो स्टार्टिंग का जो डिस्कशन किए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जो हम तुम लोग को उस टाइम एक्सप्लेन किए थे, तुम लोग को याद होगा हम 1000 लेकर के स्टार्ट किए थे कहानी। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल है हम लोग का 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और अगर फर्स्ट ईयर का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालते फर्स्ट ईयर का, तो 1000 का 10% कितना आया था, 100 आया था। यानी कि अगर कोई आदमी अगर एक साल के एंड में अगर अपना पैसा वापस करने जाएगा तो 1000 रुपये प्रिंसिपल देगा और 100 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि कुल मिला करके बैंक वालों को 1100 रुपया देगा। लेकिन अगर मान लेते कि वो आदमी अगर बैंक नहीं जा पाया तो नेक्स्ट ईयर जो है उसमें फिर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन क्या 10% 1000 पे चार्ज होगा या 1100 पे? तो सर 1100 पे चार्ज होगा, क्योंकि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो फर्स्ट ईयर का देखो अमाउंट था 1100, वो सेकंड ईयर का क्या बन गया, प्रिंसिपल, क्योंकि अब जो 10% चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, वो 1100 पे चार्ज होगा। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल सेम नहीं होता है, हर साल उसका देखो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो पहला ऑप्शन था कि प्रिंसिपल रिमेन अनचेंज, प्रिंसिपल अनचेंज होता है, तो भाई ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर बोला है प्रिंसिपल चेंज इन ईच ईयर, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोग का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बोला है एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज P and if increasing rate of population per year be 2R%,
अब बोला है द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर n ईयर्स, n साल के बाद में पॉपुलेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीज का, ये वाला p इंटू वन प्लस आर बाई 100 होल पावर n होता है ना। तो p ठीक है क्योंकि प्रिंसिपल वैसे भी देखो p दिया है, यहाँ पे n ठीक है, ईयर्स कितना है n है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 2r दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ r नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको 2r बैठाना होगा। अब यहाँ से 2 1 जा 2 50 जा कट, क्या बचा p इंटू वन प्लस आर बाई 50 होल पावर n। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे मान के चलो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही रहता है जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देगा, चाहे वो इस चैप्टर का क्वेश्चन हो या किसी और भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देगा, ऐसे पी एन आई एस ये सब दिया हुआ रहता है और उस पर हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देखो भरा हुआ है, तीनों क्वेश्चन लाइन से देखो उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹2p, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, एंड इफ प्राइस ऑफ द मशीन डिक्रीजेज, अच्छा देखो ये माइनस वाला फॉर्मूला, डिक्रीजेज बाई 2r% इन ईच ईयर, द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2n ईयर्स, 2n साल के बाद में क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, p इंटू वन माइनस आर बाई 100 होल पावर n होता है। पर देखो यहाँ पे p की जगह में क्या दिया है 2p, तो यहाँ पे लगा देना 2। इंटरेस्ट कितना दिया है देखो हम लोग यहाँ पे, यानी कि रेट कितना दिया है 2r, तो यहाँ पे r की जगह में 2 लगा देना। फिर देखो ईयर्स कितना है 2n ईयर्स है, तो फिर n की जगह में क्या लगेगा 2 लगेगा। अब और सिंप्लीफाई करो, देखो 2 1 जा 2 50 जा कट, क्या बचा देखो, बचा यहाँ पे 2p बाहर में, यहाँ बचा 1 माइनस आर बाई 50 और होल पे पावर क्या बचा 2n। कितना इजी देखो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹100 इन अ बैंक, तो जितना पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, इन अ बैंक एंड गॉट द अमाउंट, अमाउंट कितना दे दिया है 121 फॉर 2 ईयर्स, एन कितना दिया हम लोग को 2, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, तो बताओ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो बहुत ही इजी दिया, देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू वन प्लस आर बाई 100 होल पावर n, तो अमाउंट कितना दे रखा है 121, प्रिंसिपल दे रखा है 100, 1 प्लस आर तो फाइंड करना है और n कितना दे रखा है 2। तो एक काम करेंगे 100 को 121 के नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 121 बाई 100 इज इक्वल्स टू में क्या बचा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 2। ये 2 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, इस पर रूट बन जाएगा ना, जैसे 2 यहाँ आया तो इस पर बना रूट, यानी कि दिखने में हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर रूट ओवर 121 बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100। अब देखो 121 का रूट क्या होगा 11 और 100 का रूट 10, प्लस 1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि r बाई 100 इज इक्वल्स टू 11 बाई 10 माइनस 1, r बाई 100 इज इक्वल्स टू 11 बाई 10 माइनस 1 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 10। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, हम लोग जानते हैं इक्वल टू में नीचे कैंसिल होता है, तो 10 1 जा 10 10 जा कैंसिल, क्रॉस करो तो r इक्वल्स टू 10%। ये तुम लोग के लिए बहुत ईजी होगा इसलिए मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कर दिया बिना समझाए हुए। ये तो हम लोग कब से घंसते हुए आ रहे, 6.1 में इतना घसे, 6.2 पर भी हम लोग जो है इस पर बेस्ड कितना क्वेश्चन बना लिए हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ देखो हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है, बहुत ही ईजी है। पहला क्वेश्चन तो पूरा हम लोग का वो डिस्कशन बेस्ड है जो हम दोनों के चैप्टर के यानी कि 6.1 के स्टार्टिंग में जो हम दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सप्लेन किए थे पूरा उसी पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस दैट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हमेशा लेस होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्टार्टिंग में हम दोनों को जो पूरा कैलकुलेशन दिखाए थे तो उसमें क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है ऑलवेज ज्यादा होता है। हाँ अगर फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग का ईयर्स आगे बढ़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर होता है। ये हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन में देखे हैं। इसीलिए हम लोग जो इंटरेस्ट ये जो लोन है, लोन का लेन देन हम लोग किस पर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो लेस होता है, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, interest is to be added to the principal at a fixed time interval, that is the amount of principal increases continuously।
बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही बात है। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी देखे थे टिक आउट में कि मान लिया कि हम 1,000 रुपये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर लोन लेते हैं और अगर हम फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम जाते हैं लोन रीपे करने के लिए तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है 100। यानी कि बैंक वाले को हम 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल एंड 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी कि हम अमाउंट कितना पे करेंगे 1100। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम अगर नहीं जा पाए फर्स्ट ईयर के एंड में तो सेकंड ईयर में क्या होगा, फिर मेरे ऊपर में 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन 10% किस पर, 1000 पे नहीं, किस पर 1100 पर। तो देखो मेरा नया प्रिंसिपल क्या बना 1100 बना। तो क्वेश्चन में बोला था द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या था 1000, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। लेकिन देखो सेकंड ईयर का मेरा प्रिंसिपल कितना बन गया 1100। क्यों, क्योंकि अब 1100 पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, तो मेरा सेकंड ईयर का क्या बना प्रिंसिपल। तो सही बात है, प्रिंसिपल जो है उसका कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, लेट अस फिल इन द ब्लैंक। देखो फिलअप आ गया हम लोग का। पहला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। बोला है फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल। अगर जैसे हम तुम लोग से बोले कि प्रिंसिपल है मान लेते हैं 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लेते हैं 10% और नंबर ऑफ ईयर है मान लेते हैं 1। अगर हम बोलेंगे एक साल यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला क्या होगा PRT/100। फिर अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला होगा P/1 + R/100 होल पावर n। अब यहाँ पे P के लिए 1000, R के लिए 10, T के लिए 1। यहाँ पर भी देखो P के लिए 1000, R के लिए 10 और N के लिए 1। जब दोनों को कैलकुलेट करोगे तो देखना इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम आएगा। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 100। इसका फर्स्ट ईयर का ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो अमाउंट है, अमाउंट के बाद में तुम लोग CI यूज करना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब से कैलकुलेट करोगे देखना ये भी कितना आएगा 100 आएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे वही पूछा था तो होगा इक्वल। देखो 2 में बोला है इफ समथिंग आर इंक्रीज्ड बाय फिक्स रेट। अगर कोई चीज फिक्स रेट से अगर इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो एक्सीडेंट का रेट हो या फिर मान लेते हैं एजुकेशन रेट हो, कुछ भी हो, अगर बोला है समथिंग आर इंक्रीज्ड बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। यूनिफॉर्म क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो फिक्स्ड रेट बोला, फिक्स्ड रेट। हम तुम लोग को 6.2 के स्टार्टिंग में समझाए भी थे ना कि फिक्स रेट यानी कि यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे अगर हर साल 10% करके बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स रेट यानी कि यूनिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा था तो आंसर होगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। फिर यहाँ बोला है इफ समथिंग आर डिक्रीज बाय फिक्स रेट, अगर डिक्रीज होगा तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज बोलते हैं। देखो कितना ईजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1, लेट अस राइट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को आर कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आर कैलकुलेट करना है। सो दैट द अमाउंट ऑन ₹400, ये बन गया प्रिंसिपल, ये बन गया हम लोग का एन, बिकम यानी कि ये बना हम लोग का अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, आर कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P/1 + R/100 होल पावर n। अमाउंट के लिए 441, P के लिए 400, 1 प्लस सर आर के लिए, आर तो निकालना है क्या बैठा होगा इसके लिए, एन के लिए क्या होगा 2। तो 400 को सबसे पहले 441 के नीचे भेजो तो 441/400, यहाँ पे हो गया 1 + R/100 होल पावर 2। अब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो हो जाएगा 1 + R/100 इज इक्वल्स टू √441/400। 1 + R/100 इज इक्वल्स टू 441 का रूट क्या होता है 21, 100 का 400 का रूट 20 प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1 R/100। देखो ये कितना बार हम लोग ऐसा कैलकुलेशन किए हैं -1। अब एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ 21 - 20, यहाँ पे उसको माइनस करो तो 1/20, यहाँ पे R/100। हम लोग जानते हैं इक्वल टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है तो 21 ज़ा 25 ज़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 ज़ा R और 5 ज़ा 5% हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
कुछ बच्चा लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ के अजीब लगेगा कि सर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, मतलब कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो बहुत ईजी, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है इफ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कोई भी एक सम ऑफ मनी है वो डबल हो गया। मान लेते सम ऑफ मनी एक्स था, तो एक्स डबल हो गया, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो बोला है एट अ फिक्स रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इन n ईयर्स, n साल में कोई भी एक सम ऑफ मनी डबल हो गया। तो हम x सोचे थे वो डबल हो गया, क्या हो गया 2x। तो जो हम सोचे थे वो मेरा क्या होगा प्रिंसिपल, और ये जो डबल यानी कि 2x है वो क्या होगा अमाउंट होगा। तो मान लेते वो प्रिंसिपल क्या है x, देखो लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज x। अब ये डबल हो गया मतलब क्या अमाउंट है, तो अमाउंट हो गया इसका 2x। अमाउंट का फॉर्मूला p इंटू 1+r/100, कितना टाइम लगा है n ईयर्स लगा है, तो n इज इक्वल्स टू में 2x। तो p के लिए बैठा देना x, क्योंकि प्रिंसिपल x लेट किया, 1+r/100 होल पावर n इक्वल्स टू 2x, x कट, तो बचा 1+r/100 होल पावर n इज इक्वल्स टू 2। फिर बोला है क्वेश्चन में लेट अस राइट इन हाउ मेनी ईयर्स, अब कितने साल के बाद में विल इट बिकम 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो भाई जब डबल हो रहा था तो टाइम बता दिया था n, लेकिन 4 टाइम्स कितने साल में होगा, तो हम उसको t लेट कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि t ईयर्स में ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लिखेंगे लेट इन t ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स। तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा हम लोग का x, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज x, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 4x। अब लिखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है p इंटू 1+r/100 होल पावर n, यानी कि जो टाइम लिखते हो n मत लिखना, n तो 2 टाइम्स के लिए था ना, 4 टाइम्स के लिए हम क्या लिख के t, तो टाइम के लिए क्या लिखोगे t, और यहाँ पे 4x। फिर p के लिए बैठाएंगे x, 1+r/100 होल पावर t इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे x कट, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर, हाथ से लिख सकते हैं, तो 1+r/100 होल पावर t, और यहाँ पे लिखेंगे 2 पे स्क्वायर। सर आप इसको 2 पे स्क्वायर क्यों लिखे अभी पता चल जाएगा। 1+r/100 होल पावर t इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2 का वैल्यू हम यहाँ से बैठा सकते हैं ना, हम 2 के लिए क्या लिख सकते हैं 1+r/100 होल पावर n, तो इस 2 के लिए लिखेंगे हम 1+r/100 होल पावर n, और होल पे पावर पहले से कौन है 2 है, तो हो जाएगा 2n। अब 1+r/100 यहाँ से कैंसिल, क्या बचा p इज इक्वल्स टू 2n, यानी कि 2n ईयर्स में ये जो प्रिंसिपल है बिकम 4 टाइम्स। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस कैलकुलेट द प्रिंसिपल। तुमको देखो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है यानी कि p एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि r का वैल्यू दिया है हम लोग को 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिकम 615। अब भाई अगर तुम कोई पैसा अगर बैंक में रखते हो, जैसे 100 रुपये रखे, 100 रुपये जो तुम रखे डिपॉजिट किए, तो तुम्हारा क्या था प्रिंसिपल था, 100 रुपीज़ बिकम 200 या 100 रुपीज़ बिकम 150। तो ये जो बिकम होता है ना वो क्या होता है अमाउंट होता है। भाई 100 रखे थे 150 हो गया, तो मेरा 150 क्या था अमाउंट था, तो बिकम 615, यहाँ 615 नहीं होगा, बुक में क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे 6615 होगा, तुम लोग बुक में भी करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया हम लोग का अमाउंट हो गया, कितने साल में 2 ईयर्स में, यानी कि n का वैल्यू 2, तो क्या कैलकुलेट करना है p। देखो पूरा सेटअप हो गया, अमाउंट कितना दिया है 6615, अमाउंट का फॉर्मूला p इंटू 1+r/100 होल पावर n, यहाँ पे 6615, p तो पता नहीं है उसको तो कैलकुलेट करना रहने दो, 1+r जानते हो कितना 5/100, n क्या है 2, और यहाँ पे 6615, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 20 जा, तो बचा क्या 1+1/20, तो 1+1/20 मतलब क्या 21/20 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6615, तो यहाँ जाएगा p इंटू 21/20 पे होल स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना 441, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल्स टू में 6615। अब इसको हम लोग इक्वल्स टू में है तो ऊपर ऊपर कैंसिल करेंगे, तो अगर इसको हम लोग 3 से कैंसिल करें तो हो जाएगा 3 1 जा, फिर यहाँ पे 3 4 जा 3 7 जा,
यहाँ 3 2 और यहाँ पे 3 5 फिर इसको अगर हम लोग 3 से कैंसिल करें, 3 4 3 9 यहाँ पे 3 7 3 3 3 5 अब 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 7 1 7 5 फिर 7 से करेंगे 7 1 यहाँ 7 1 7 5 तो क्या बचा देखो, बचा हम लोग के पास में p/400 और यहाँ पे बचा इक्वल्स टू में 15। अब ऐसे क्रॉस मारेंगे तो p जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 × 400। अब मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6000, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। यहाँ पर देखो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, बस यहाँ पर देखो R N P बस ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है द प्राइस ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला, एट द रेट ऑफ R% पर एनम if the price of machine after n years be rupees v, n years के बाद में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा v। let us find the price of the machine that was n years before। देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, बस वहां पे n years नहीं दे करके 3 years दिया रहता था, तो बोला बताइए n years पहले उसका वैल्यू क्या था। तो भाई n years पहले उसका वैल्यू क्या था, वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे let the price of machine at the price of machine before n years be rupees x। मान लिए कि n years बिफोर इसका वैल्यू क्या था रुपीज x था, और इसी का वैल्यू हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि रेट कितना दिया है इसका R%, और टाइम कितना दिया हुआ हम लोग को n years दिया हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं n years के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n years, n years के बाद यानी कि प्रेजेंट अभी, क्योंकि अगर कहानी जैसे था ना लोग का, जैसे 2025 में हम है, 2022 का हम लेट किए कि 2022 में इसका वैल्यू क्या था x, तो आफ्टर 3 years मतलब क्या प्रेजेंट में अभी में, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n years मतलब क्या अभी उसका वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है p × 1 - R/100 होल पावर n। सर यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे देखो डेप्रिशिएट था, यानी कि वैल्यू घट रहा था। सर r क्यों दिए है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में r है। n क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था n दिया हुआ था। अच्छा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकला है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है v, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर p × 1 - R/100 होल पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो गया v। अच्छा, p यानी कि प्रिंसिपल हम क्या लेट किए हैं x इंटू 1 - R/100 होल पावर n इज इक्वल्स टू v। हमको देखो x का वैल्यू बताना है ना, तो हम क्या करेंगे x को रोक लेंगे, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 - R/100 होल पावर n, और ऊपर क्या लिखोगे v। अब ये टर्म नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये टर्म देखो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर n से क्या होगा -n हो जाएगा, जैसे हम लोग बचपन में किए ना 1/x², तो x² ऊपर जाएगा क्या बनता है x पावर -2 बन जाता है। तो उसी तरह वहाँ पे देखो पावर n है, तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा पावर -n, तो हो जाएगा v 1 - R/100 होल पावर क्या होगा -n। तो देखो n years बिफोर द वैल्यू ऑफ मशीन ये था, रुपीज लगा देना, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये एकदम सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा एकदम सेम टू सेम है, बस वहां पे क्वेश्चन में देखो वैल्यू क्या दिया हुआ था v, यहाँ पर क्या दिया हुआ है p दिया हुआ है, बाकी एकदम सेम है। तो यहाँ पर देखो वही पूछा है n years बिफोर कितना पॉपुलेशन था, तो लिखेंगे लेट द पॉपुलेशन बिफोर n years मान लेते हैं x था मान लेते हैं, और यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना, तो लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर n years, ऐसे लिखोगे इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं p इंटू ना, पर p तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया, तो p मत लिखो, डायरेक्ट p के लिए x बैठा लो, x इंटू 1 + R/100 होल पावर n, यही ना लिखते थे हम लोग फॉर्मूला में, क्या लिखते थे p इंटू 1 + R, तो p हम लोग को वो प्रेजेंट पॉपुलेशन या जो लेट करते वो रहता था, पर यहाँ देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी p यूज कर दिया है,
तो हम p नहीं लिख करके डायरेक्ट उसका वैल्यू बिठा दिए। तो ये हो गया n ईयर्स आफ्टर ये पॉपुलेशन हो। अब वो हमने को ऑलरेडी दे रखा कितना p, तो लिखेंगे देयरफॉर x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n इज इक्वल्स टू p। फिर ये वहाँ जाएगा नीचे, नीचे जाके ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर माइनस n हो गया आंसर। तो देखो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगता होगा, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो और अपना एक टारगेट सेट करना। जैसे तुम कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो या किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो पूरे क्लास में पूरे ट्यूशन में जो अच्छा मैथ बनाता है जो बच्चा, उसको टारगेट करो कि हमको उसको बीट करना है, और एक टाइम लो कि कितना टाइम में उसको बीट करना है। क्योंकि अगर वो मान लेते तुम्हारा क्लासमेट अगर है तो तुम्हारे क्लास में कितना बच्चा लोग होगा, अगर स्कूल है तो बहुत ज़्यादा 100 200 300 बच्चा होगा, ट्यूशन है तो 20-25 बच्चा होगा, तो उसको बीट करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मत ले लेना। क्योंकि अगर कोई 25 बच्चा में किसी एक बच्चे को तुमको बीट करना है, उसके लिए अगर तुम साल भर ले लोगे तो एक बच्चे को बीट करके फ़ायदा क्या, 25 बच्चों में कोई नाम नहीं होगा। नाम कब होगा, जब कोई बड़ा खिलाड़ी को बीट करोगे। तो अगर 25 बच्चा में अगर किसी को बीट करना है तो एक टाइम लो, महीना 2 महीना में उसको बीट कर देना हम। उसके बाद में अपना चैलेंज बड़ा करेंगे हम लोग, पूरे स्कूल में किसी को बीट करना है, या मान लेते तुम जिस जगह में रहते हो, जो तुम्हारा इलाका है, उस इलाके में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना हमको, या जिस जगह में तुम्हारा स्कूल है उस इलाके में मान लेते 10 स्कूल है, 10 स्कूल मिला के हमको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो ऐसे अपना टारगेट सेट करते रहो, और एट दी एंड यानी कि जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो तो एक बड़ा टारगेट हो, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाना है, पूरे स्टेट में हमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाना। और मार्क्स लाने को बहुत ईजी रहेगा, उसके लिए डे 1 से अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जब एग्जाम करीब आएगा तो कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अपने दोस्तों को भी जोड़ो हमारे चैनल से, ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो, उन लोगों का दुआ तुम लोगों को लगे तो तुम लोगों का मार्क्स और बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं कि बस हमको पता चल गया चैनल, हमको मैथ समझ में आ रहा तो हम किसी और को नहीं बताएंगे। देखो उसको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। तुमको आखिर कैसे पता चला, कोई सपना तो नहीं आया होगा, सपने में हम तो नहीं आ गए होंगे, कहीं ना कहीं से तुमको पता चला, तो उसको भी कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। तो तुमसे ही क्यों ना पता चल जाए, अगर तुम बता दो भाई तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा। इसके अलावा उसका जो दुआ मिलेगा तुमको, वो तुम्हारा मार्क्स ऐड हो जाएगा। मान लो तुम्हारा 90 मार्क्स आने वाला था तो 5 ऐड कर दो, 95 हो जाएगा। क्योंकि दुआ बहुत ज़रूरी होता है, चाहे दोस्तों का हो, इलाका में हो, रिलेटिव का हो, टीचर्स का, सबका दुआ काम आता है। तो जम करके प्रैक्टिस करो। एंड में हम जो तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे उसको भी प्रैक्टिस करना, और आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन खूब पेशेंस के साथ में एंड तक प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। कभी अगर घबराहट हो, मन उगता आ जाए कि यार अब अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं करेंगे, तो सोचो जो तुम्हारा क्लास में टॉपर जो अच्छा बच्चा लोग है, क्या तुम्हारी तरह वो बुक और कॉपी रख के मोबाइल चला रहा है, घूमने जा रहा है, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे वो टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो तुम सोचो वो कितना देर प्रैक्टिस करता होगा, 3 घंटा, हम 4 घंटा करेंगे। अगर तुम कॉपी को उठा के रख दो तो तुम जिसको टारगेट सेट किए हो तो वो तो पढ़ रहा होगा ना, तुम कॉपी उठा के रख दे वो पढ़ रहा है। तो अगर वो पढ़ रहा होगा तो हम क्यों नहीं पढ़े, हम भी पढ़ेंगे, हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद एंड तुम्हारा ऐसा होगा कि कोई नहीं भूलेगा तुम्हारे एंड को।